नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सिविल प्रोसीजर कोड का टॉपिक प्लेस ऑफ सुइंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और क्या प्रोसीजर होती है उसे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 15 to 20 में उन कोड के बारे में प्रोविज़न है जो कि सूट इंस्टीट्यूट करने के प्लेस से रिलेटेड हैं, वाद संस्थित करने के स्थान से संबंधित हैं। इसे पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स को कोई सिविल प्रकृति की पीड़ा है। मिस्टर एक्स इंटरटेनिंग ए ग्रीवेंस ऑफ सिविल नेचर, इनको है कोई सिविल प्रकृति की पीड़ा। तो ये क्या करेंगे? एक सूट फाइल करेंगे। कौन सी सूट? सिविल सूट फाइल करेंगे। कहाँ पे? सिविल कोर्ट में, एप्रोप्रिएट सिविल कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। मीन्स कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में सूट फाइल करेंगे और एप्रोप्रिएट रेमेडी प्राप्त करेंगे। तो मिस्टर एक्स को कोई सिविल प्रकृति की पीड़ा है तो वह क्या करेंगे? सक्षम सिविल न्यायालय में वाद फाइल करेंगे, सूट फाइल करेंगे और उस कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट से एप्रोप्रिएट सिविल रेमेडी प्राप्त करेंगे। तो जो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट है ना, वो कौन सा कोर्ट होता है? तो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट वह कोर्ट होता है जिस कोर्ट को मिस्टर एक्स का सूट इंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन मीन्स, जुरिस्डिक्शन को सिविल प्रोसीजर कोड में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। द वर्ड जुरिस्डिक्शन इज नॉट डिफाइंड इन द कोड। इट इज ए पावर टू हियर एंड टू डिसाइड ए केस। इट इज ए पावर टू एक्ट ऑफ कोड। अब ये जो मिस्टर एक्स को जुरिस्डिक्शन वाला राइट है, क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मिस्टर एक्स को जो इनहेरेंट राइट मिला है तो ये कैसे मिल गया। तो जुरिस्डिक्शन इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ बट सीकिंग फॉर एप्रोप्रिएट रेमेडी इज ए इनहेरेंट राइट। अब मिस्टर एक्स, यह किसी प्राधिकार से इन्हें नहीं दिया जा सकता, यह इनका अंतर्निहित अधिकार है जिसे किसी प्राधिकार से प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो jurisdiction is a subject matter of law. It is not matter of the consent. Therefore, jurisdiction can neither be created nor extinguished with the consent of the parties. तो कोई भी सूट रियलिटी गेन को यह इनहेरेंट पावर नहीं है कि वह कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट कौन सा होगा वह खुद ही चूज करे कि हाँ ये वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा, वो वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं। कोर्ट की सक्षमता, न्यायालय की सक्षमता मीन्स जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने का राइट मिस्टर एक्स के पास नहीं है। मीन्स किसी सूटर या लिटिगेंट के पास कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने का पावर नहीं है। वह सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ है और वह विधि का विषय, तो उसे विधि ही डिसाइड करेगी। एवरी कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू डिसाइड वेदर और नॉट इट हैज जुरिस्डिक्शन इन द गिवन केस। कोर्ट डिसीजन इन दैट रिगार्ड शैल बी फाइनल। अब आते हैं हम धारा 15 पे। धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 यह कहती है कि प्रत्येक वाद उसे विचारित करने हेतु सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो धारा 15 सेक्शन 15 रिलेट टू द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। धारा 15 आर्थिक क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। धारा 15 का उद्देश्य क्या है? तो धारा 15 का उद्देश्य यह है कि उच्चतर श्रेणी के न्यायालय को अवांछित भीड़ से बचाना और पक्षकारों तथा साक्षियों को सुविधा प्रदान करना। तो रैशनल क्या है सेक्शन 15 के? तो रैशनल जो है, रैशनल क्या है? टू सेव हायर कोर्ट फ्रॉम undesirable crowd and inconvenience। ये इसका रैशनल है। तो उच्चतर श्रेणी के न्यायालय को वांछित भीड़ से बचाना और पक्षकारों तथा साक्षियों को सुविधा प्रदान करना। धारा 15 प्रक्रियात्मक है
यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है, अतः उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग मात्र एक अनियमितता होगी। फलतः पारित आज्ञप्ति जो कि डिक्री पारित की जाएगी वह नल नहीं होगी। पारित आज्ञप्ति धारा 99 के अनुसार संरक्षित होगी। अब इसे मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कोई सूट जो फाइल की जाती है, उस सूट की वैल्यूएशन की जाती है। सूट फाइल करने से पहले उस सूट की वैल्यूएशन की जाती है और प्लेंटिफ का लॉयर जो होता है उसकी वैल्यू निकालता है। वैल्यू इसलिए निकाली जाती है क्योंकि उस वैल्यू से ही डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट फीस होता है और कौन सा एप्रोप्रिएट फोरम होगा जहाँ पे हम उस सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे, यह जानने के काम आएगा। तो जो सूट होती है उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो it is the privilege of plaintiff's lawyer to value the suit. The pecuniary valuation is directed to two ends: first, determination of the court fee payable, and second, to choose appropriate forum for institution of suit. अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनके लॉयर ने उनकी वैल्यूएशन जो है वो निकाल ली, उनके सूट की वैल्यूएशन निकाल ली। अब यहाँ पे दो कोर्ट हैं। एक कोर्ट क्या है कि अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का कोर्ट है जिसे मोर देन 2 लाख की पावर है, और उसके नीचे वाला लोअर ग्रेड का कोर्ट है, ये नीचे वाला लोअर ग्रेड का कोर्ट है जिसे लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है, जिसे 2 लाख रुपए तक की वैल्यूएशन का सूट सुनने की पावर है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा सूट है जिसकी वैल्यूएशन हम लोग 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, कोई ऐसा सूट है जिसकी वैल्यूएशन 1.5 लाख रुपए निकली और 1.5 लाख रुपए की वैल्यूएशन निकली, तो किस में डिफाइन होगा? तो इस वाले कोर्ट में वो इंस्टीट्यूट होगा। और मान लीजिए कोई ऐसा सूट है जिसकी वैल्यूएशन और 2 लाख रुपए तक की है और इसमें सूट करने के बजाय वो कोर्ट इसमें इंस्टीट्यूट कर दिया गया, तो यह एक इर्रेगुलरिटी होगी। और इर्रेगुलरिटी की वजह से जो अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन हायर कोर्ट, जो हायर जुरिडिक्शन वाला जो कोर्ट है, वो अगर लिमिटेड जुरिडिक्शन वाले कोर्ट के सूट को एंटरटेन करके डिक्री पारित कर देता है तो वह डिक्री नल नहीं होगी। यह केवल एक तरह से इर्रेगुलरिटी या प्रोसीजर होगा, और जो डिक्री हायर जुरिडिक्शन वाले कोर्ट से अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन वाले कोर्ट ने पारित की है वह धारा 99 के अकॉर्डिंग सिक्योर होगी, धारा 99 के अनुसार रक्षित या संरक्षित होगी। लेकिन अब अगर यही उल्टा कर दिया जाता है कि कोई अगर ऐसा सूट है जिसकी वैल्यूएशन, कोई ऐसा सूट है जिसकी वैल्यूएशन 2 लाख से अधिक है और उसे 2 लाख से कम वाला जो लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन वाला जो कोर्ट है उसमें एंटरटेन कर दिया जाता है। कोई ऐसा सूट है जिसमें इसमें चलना चाहिए लेकिन उसमें ना चल के चलता किसमें, इसमें चलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैक ऑफ जुरिडिक्शन होने की वजह से जो डिक्री पारित की जाएगी वह नल हो जाएगी और यहाँ पे इर्रेगुलरिटी नहीं रहेगी। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो द वैल्यूएशन मेड बाय प्लेंटिफ और हिज काउंसिल इज नॉट फाइनल. The opposite party may make an objection as to overvaluation or undervaluation. Court is duty bound to decide such objection. The court may require plaintiff's counsel to prove value of the suit. If the valuation is found to be incorrect, the court may direct the plaintiff to be present before proper court. Any objection as to the pecuniary jurisdiction may be made in accordance with section 21 clause 2 of the CPC. प्रथम दृष्टया वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन ही क्षेत्राधिकार के निर्धारण का आधार होता है, किंतु यह अंतिम आधार नहीं होता, प्रतिवादी आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति कर सकता है। अधिक या कम मूल्यांकन के मामले में न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह वादी के काउंसिल से पूछे कि क्या आपकी वैल्यूएशन कम जो है वह सही है। अगर उसे लगता है कि वैल्यूएशन सही नहीं है तो उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए लौटा दिया जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्शन किया जाता है, कैसा ऑब्जेक्शन? अगर कोई ऑब्जेक्शन ऐसा किया जाता है कि किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बचने के लिए या किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने के लिए मिथ्या मूल्यांकन किया जा रहा है, तो ऐसे मामले में न्यायालय वादी से मूल्यांकन सिद्ध करने की अपेक्षा करता है
और आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति, जो कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है कि आर्थिक क्षेत्राधिकार है या नहीं, तो उससे संबंधी अगर कोई आपत्ति है तो वह एक तकनीकी प्रकृति की आपत्ति होती है और इसका परित्याग भी किया जा सकता है यदि उचित व्यवस्था तथा उचित प्रकार से आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति उठाई जाती है तो न्यायालय उसका विस्तारण करने हेतु बाध्य है। और यह प्रक्रिया जो है कहाँ दी गई है, तो वह धारा 21 क्लास 2 में बताई गई है। तो धारा 21 क्लास 2 के अनुसार जो कोई भी आपत्ति जो क्षेत्राधिकार से संबंधित आपत्ति है, सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन, वो 21(2) में दी गई है। तो क्या आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार्य हो सकती है? ये क्वेश्चन यह नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर खुद डिफाइन कीजिएगा। क्या आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार्य हो सकती है? तो जो धारा 21 क्लास 2 में हम आपत्ति की जाती है उसके लिए क्या है कि ये देखा जाता है कि क्या न्याय विफल हुआ है, और यदि न्याय विफल नहीं हुआ है तो अपील और रिवीजन के गंभीर अवस्थाओं पर इस तरह के टेक्निकल ऑब्जेक्शन को एडमिशन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं धारा 16 पर। धारा 16 यह प्रावधान करती है कि वाद वहां संस्थित किया जाना चाहिए जहां वाद की विषय वस्तु अवस्थित है। तो वाद कहाँ संस्थित किया जाना चाहिए? वाद वहाँ संस्थित किया जाना चाहिए जहाँ पे वाद की विषय वस्तु अवस्थित है। तो धारा 16 कहती है कि किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वे वाद जो भाटक या लाभों के सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्रत्युदाहरण के लिए या स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए या फिर स्थावर संपत्ति के बंधक की या उस पर के किसी भार की दशा में पूर्वबंध विक्रय या मोचन के लिए या फिर स्थावर संपत्ति में के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए और स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए है या फिर करस्थम या कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम संपत्ति के प्रत्युदाहरण के लिए है, तो उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। तो हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि धारा 16 क्या कहता है। तो धारा 16 यह कहता है कि सूट वहाँ फाइल की जाएगी जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है, स्थित है। धारा 16 के अनुसार धारा 16 में जो है वो कुल कितने हैं? 6 क्लाज हैं। तो धारा 16 का क्लाज रिकवरी सूट है किसके? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। धारा 16 का क्लाज भी पार्टीशन सूट है। धारा 16 का क्लाज थी फॉरक्लोजर, रिडम्पशन एंड मॉर्गेज ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, और क्लाज डी राइट और इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसका डिटर्मिनेशन अगर उससे रिलेटेड कोई सूट है। ई वाला क्या है? कंपनसेशन सूट है किससे रिलेटेड? रॉन्ग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। और रिकवरी सूट है मूवेबल प्रॉपर्टी से जो कि एक्चुअल अंडर अटैचमेंट है। तो सूट वहाँ फाइल की जाएगी जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। धारा 16 में एक प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो क्या कहता है कि प्रतिवादी के द्वारा निमित्त धारित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के स्थित है। क्या कहता है कि धारा 16 का परंतु वहां लागू होता है जहां प्रतिवादी द्वारा धारित या उसकी ओर से धारित संपत्ति के संबंध में कोई अनुतोष की याचना करने वाला वाद न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। किस न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा? तो वह न्यायालय जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार में संपत्ति स्थित है वहाँ पे, या वह न्यायालय जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी वस्तुतः कार्य करता है या स्वेच्छा निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। यह नियम तभी लागू होगा जबकि प्रार्थित अनुतोष प्रतिवादी की निजी अनुपस्थिति के माध्यम से पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। धारा 16 में संपत्ति शब्द से तात्पर्य भारत में स्थित संपत्ति से है। अब देखते हैं धारा 17 क्या कहता है। धारा 17 कहता है कि विभिन्न न्यायालयों के अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद, यह धारा 17 कहता है। क्या कहता है? जहाँ वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष को या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए है, वहाँ वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। परंतु दिया है, क्या कहता है? यह तब तक
जबकि पूरा दावा उस बात के विषय वस्तु के मूल की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय है। धारा 17 यह बताता है कि यह धारा 17 यह बताता है कोई प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए कोर्ट नंबर 1 है और ये इसी में कोर्ट नंबर 2 आ जाता है, ये कोर्ट नंबर 2 आ जाता है और यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो कहता है यह है कि कोर्ट नंबर 1 में या तो आप सूट फाइल कर दीजिए या फिर कोर्ट नंबर 2 में सूट फाइल कर दीजिए। जब संपत्ति एक से अधिक कोर्ट के जुरिडिक्शन में स्थित है तो उनमें से किसी भी कोर्ट में आप केस ला सकते हैं जिसमें संपत्ति का कोई पार्ट आता है। तो संपत्ति, यहाँ पे संपत्ति जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी का थोड़ा पार्ट कोर्ट नंबर 1 में भी आता है और थोड़ा कोर्ट नंबर 2 में भी आता है। तो आप यहाँ पे चाहिए तो कोर्ट नंबर 1 में सूट फाइल कर लीजिए, चाहिए तो कोर्ट नंबर 2 में सूट फाइल कर लीजिए। अब आते हैं धारा 18 में। धारा 18 यह कहता है कि जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान क्या होगा। कहता है कि जहां पर यह अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति 2 या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका समाधान हो जाता है कि अविकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और उस संपत्ति से संबंधित किसी विवाद को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा और उस वाद में उसकी डिग्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो। ये भारी भरकम प्रोविजन जो है धारा 18 का, इसे समझने से समझ लेते हैं आसानी से, आसान भाषा में समझने की कोशिश कर लेते हैं। धारा 18 यह कहता है कि जहां संपत्ति के संबंध में यह अनिश्चितता हो कि वह किस न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में है, वहां संभावित न्यायालयों में से किसी एक में वाद प्रस्तुतिकरण का स्थान होगा। बस यहाँ पे यह आवश्यक है कि जिस न्यायालय में वाद संस्थित करने का विकल्प लिया गया है उसे पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन हो, आर्थिक क्षेत्राधिकार हो। अब मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए ये कोर्ट नंबर 1 है, ये कोर्ट नंबर 1 है, ये कोर्ट नंबर 2 है, ये कोर्ट, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाइए कि थोड़ा हो जाए, कुछ ऐसा कीजिए कि हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, गोल बना, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड है, मान लीजिए ये कोर्ट नंबर 1 है, यहीं पे ये कोर्ट नंबर 2 है, यहीं से एक कोर्ट और जाता है तीसरा, ये कोर्ट नंबर 3 है, यहीं से एक और आता है तो ये कोर्ट नंबर 4 है। तो कहता यह है कि इन चारों में से किसी एक में आप सूट फाइल कर लीजिए, यह अभिकथन करते हुए कि प्रॉपर्टी किस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आता है यह निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो अब इन सब में आ रहा है तो किसी एक में आप चले जाइए, यह अभिकथन कीजिए और वाद प्रस्तुत कर दीजिए। और जिस कोर्ट में आप वाद प्रस्तुत कर रहे हैं बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस कोर्ट को पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन हो उस प्रॉपर्टी के सूट को एंटरटेन करने का। बस इतनी सी बात धारा 18 कहता है। अब धारा 19 पे आते हैं। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद से संबंधित है। धारा 19 यह कहता है कि जहां वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, तो वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं इसे। क्या कहता है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कहता है कि यहाँ पे कोई मैटर हुआ, ये मान लीजिए ये आपका प्रयागराज है, यहाँ पे कोई मैटर हुआ प्रयागराज में और जो अपोनेंट हैं वो रहते हैं लखनऊ में। तो यहाँ पे कहता है कि सूट जो है वो या तो आप प्रयागराज में फाइल कर लीजिए या फिर लखनऊ में फाइल कर लीजिए, ये धारा 19 कहता है। धारा 19 जो है वो शरीर या व्यक्ति के विरुद्ध अपकार की क्षतिपूर्ति के वाद से संबंधित है। किससे? बॉडी और पर्सन से रिलेटेड है। तो अगर
प्रयागराज में कॉज ऑफ एक्शन अराइव हुआ, तो आप वाद या तो प्रयागराज में लाएंगे या फिर जो आपका प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, वो अगर लखनऊ में रहता है तो आप लखनऊ में ले आएंगे। तो प्रयागराज में भी ला सकते हैं, लखनऊ में भी ला सकते हैं। तो धारा 19 किन वादों से संबंधित है? तो धारा 19 शरीर या व्यक्ति के विरुद्ध अपकार हेतु क्षतिपूर्ति के वाद से संबंधित है। चल संपत्ति के विरुद्ध अपकार हेतु वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जहां अपकार कारित किया गया। अगर अपकार प्रयागराज में कारित किया गया तो वाद प्रयागराज में संस्थित किया जाएगा, या फिर उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जहां पे अपकारकर्ता तथा प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार के अधीन हो, या कारोबार करता हो, या फिर उसके अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता हो, जो कुछ भी उसका ऑफिस हो वहाँ पे आप संस्थित कर सकते हो। तो मान लीजिए वो लखनऊ में रहता है तो वहाँ पे आप कर दीजिए। कानपुर में वो अपना काम करता है, वहाँ व्यापार करता है, तो आप के पास कौन कौन सी जुरिडिक्शन हो जाएगी? प्रयागराज की हो जाएगी, लखनऊ की हो जाएगी, कानपुर की हो जाएगी। यही धारा 19 कहती है। अब आते हैं धारा 20 पे। धारा 20 कहता है कि अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। तो धारा 19 का ये एक्सटेंशन है धारा 20। तो जहां पे आपका वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन अराइव होता है, या तो आप वहां पे वाद संस्थित कर दीजिए, या फिर जहां पे प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार के लिए काम करता है या फिर अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, आप वहां पे वाद संस्थित कर लीजिए। और जब एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से जहाँ पे निवास करता है, कारोबार करता है या विलाप के लिए स्वयं काम करता है, परंतु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाज़त दे दी गई हो, या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते हैं या कारोबार नहीं करते हैं या विलाप के लिए स्वयं काम नहीं करते हैं, वह ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपमत हो गए, ऐसे वाद संस्थित किए जाने के लिए राजी हो गए हों। और वाद हेतु पूर्णतः या भागता जहाँ पर पैदा होता हो। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि क जो है वो कलकत्ते का व्यापारी है, ख दिल्ली में कारोबार करता है। ख कलकत्ते के अपने एक अभिकर्ता के द्वारा क से माल खरीदता है और ईस्ट इंडियन रेल कंपनी को उनका परिधान करने को क से कह देता है या प्रार्थना करता है। तो तदनुसार क माल का परिधान कलकत्ते में करता है। क माल की कीमत के लिए ख के विरुद्ध वाद या तो कलकत्ते में ला सकेगा जहाँ पे वाद हेतु पैदा हुआ, तो वाद हेतु कहाँ पैदा हुआ? कलकत्ते में। या फिर दिल्ली में वाद ला सकेगा जहाँ पे भी कारोबार करता है। शायद क्लियर होगा। दूसरा वाला समझ लीजिए, दूसरा वाला जो इलस्ट्रेशन उससे समझने की कोशिश कर लीजिए। दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है कि क शिमला में, ख कलकत्ते में और ग दिल्ली में निवास करते हैं। क, ख और ग एक साथ बनारस में है, जहाँ ख और ग मांग पर दे एक संयुक्त वचन पत्र तैयार करके उसे क को परिदत्त कर देते हैं। ख और ग पर क बनारस में वाद ला सकेगा। ये कहाँ पे क कहाँ पे वाद ला सकेगा? या तो बनारस में वाद ला सकेगा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइव हुआ है? बनारस में अराइव हुआ है। या फिर वह कहाँ पे ला सकेगा? कलकत्ता में या फिर दिल्ली में वाद ला सकेगा जहाँ पे वह निवास करते हैं या फिर कारोबार के लिए काम करते हैं। अब धारा 20 के बाद अभी जो आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित जो आपत्तियां होती हैं वो धारा 21 में दी गई हैं, और वह वाद संस्थित करने के संबंध में कोई आपत्ति अपील या पुनरीक्षण में स्वीकार नहीं की जाएगी, ऐसा प्रोविजन करता है। और जब तक ऐसी आपत्ति प्रथम न्यायालय में यथासंभव प्रथम अवसर पर न उठाई गई हो तब तक, या फिर जब तक ऐसी आपत्ति विवादक स्थित करने से पूर्व या विवादक स्थित करने के समय न उठाई गई हो तब नहीं उठाई जा सकेगी। और जब तक लास्ट में यह कहता है कि जब तक न्याय विफल न हुआ हो। तो यह धारा 21 का नियम वहाँ भी लागू होता है जहाँ आपत्ति आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित होती है, और निष्पादन न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित किसी आपत्ति के संबंध में भी यह धारा 21 लागू होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।